देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन से रिएक्शन शो करेंगे, कौन से रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स है, इसमें हेलो एल्केन्स हमेशा मोर रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हेलो अरीन्स। मतलब हेलो अरीन्स हमेशा क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। इसकी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल आते रहते हैं तो हमें याद रखने पड़ेंगे कि क्यों। सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलो अरीन्स के अंदर एक बेंजीन होगा और इसके ऊपर कोई ना कोई एक हैलोजन एटम होगा। हैलोजन होगा तो इसके पास 3 लोन पेयर पड़े होंगे। ये जो लोन पेयर है, यस सर, लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस शो करते हैं। लास्ट क्लास हमने बात कर लिया तो रेजोनेंस कैसे होती है। यस इस सर, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाते हैं और जो इनके अंदर आता है वो आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये क्या बात हुई, देखो एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब सिंगल से ज़्यादा है लेकिन डबल से कम है। अब अगर कोई भी चीज़ है उसमें 2 लोग हैं ना, वो एक हाथ पकड़े खड़े हैं, अगले केस में 2 लोग एक से ज़्यादा हाथ पकड़े खड़े हैं, तो किसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की या एक से ज़्यादा वाले की। एक से ज्यादा। अब अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा। तो उसकी रिएक्टिविटी, वो रिएक्शन ज़्यादा शो करेगा कि कम शो करेगा, कम। कम। क्योंकि अगर कम एनर्जी है तो हो सकता है बॉन्ड ही ना टूटे। तो पहला इसके पीछे का जो रीजन है वो रेजोनेंस इफेक्ट है। इन हेलो अरीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। और रिंग कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे देखिए इधर से होगा क्या, देखो बराबर नंबरिंग इधर से हो सकती है, लेफ्ट से कि राइट से। लेफ्ट से। नहीं राइट से होगी ना, लेफ्ट से नहीं हो सकता। देखो अगर 1 2 तो 3 यहाँ पर आएगा हाँ, तो यहाँ पर नहीं होगा ना। 3 पर तो हमारा लोन पेयर आ जाना चाहिए था। यहाँ से करें तो 1 2 3 दिख गया। यस सर। हमने क्या पढ़ा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। अगर हम इसकी हाँ, बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तब लोन पेयर था। पहले लोन पेयर मतलब इसका उल्टा नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड आना चाहिए। इधर जाएंगे तो फिर से सिंगल मिलेगा, इधर जाएंगे तो डबल मिलेगा, तो ये वाला सही है। यस सर। ठीक है, चल नंबरिंग अगर मैं करूं तो ये 1 2 3 पता है लोन पेयर कहाँ जाएगा, 3 से 1 पे। 1 पर, यानी यहाँ आ चुका होगा। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, हेलोजन पे 2 3। 2 3, यानी यहाँ आ गया और यहाँ आ चुका होगा प्लस चार्ज। क्यों आता है प्लस चार्ज, हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। क्योंकि देखो इसके पास कुल थे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि 4 यस सर। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला भी बचे हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कुल कितने हो गए 6। जबकि कुल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 7 होते हैं, तो एक कम है, एक कम है तो जाहिर सी बात है प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3, अब कहाँ जाएगा पैरा पर, यस सर। फिर कहाँ जाएगा ऑर्थो पर। यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। पैरा। क्लियर है। यस सर। एक सेकंड क्या हो गया, आगे देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द सी एक्स बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन, एक वर्ड होता है लोकलाइज्ड
और एक वर्ड होता है डी लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब अपनी जगह पर बने रहना, और डी लोकलाइज्ड का मतलब घूमते रहना, मतलब आप उसका जगह फिक्स नहीं होता है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। आप बताएं सिग्मा और पाई बॉन्ड की Yes, स्ट्रेंथ sir. सेम होती है अलग अलग? अलग अलग। किसकी ज़्यादा किसकी कम? पाई की कम होती है, सिग्मा की स्ट्रांग होती तो पाई बॉन्ड टूट सकता है, टूटेगा तो फ्री होगा, पूरे बॉडी के अंदर पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहेगा। वही है। लिखा Yes, है, एज sir. अ रिजल्ट देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सी एक्स बॉन्ड विच अक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जिसकी वजह से कौन सा करेक्टर जनरेट होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड से कम। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोअरीन इज डिफिकल्ट। इसकी वजह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? हेलो एल्केन्स के, क्योंकि हेलो एल्केन्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है बस। Yes, sir. यही रीजन है कि हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। देयरफॉर हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगला रीजन है हमारे पास हाइब्रिडेशन स्टेट का डिफरेंस। जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि सब सिंगल होता है। वही अगर हम बात करें हेलोअरीन्स की, तो हेलोअरीन्स के अंदर क्या होता है? हाइब्रिडेशन sp2 होता है। देखिए, इन हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड द कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड इज sp3, while in the haloarine is the carbon attached to the halogen is sp2। अब sp2 के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो कितना होता है? 33.33%। वही sp3 की बात करें तो सिर्फ 25%। हम कौन सा करेक्टर की बात करें? परसेंटेज एस की। sp2 हैज 33% percentage character whereas sp3 has 25%, which means haloarenes with यहाँ पर होगा 33.3% परसेंटेज एस करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसके अंदर एस वाला अमाउंट ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा। एंड इट कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड मोर टाइटली। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रखने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर पकड़ के रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा हुई। गुड। देयरफॉर CX बॉन्ड इन हेलोअरीन्स इज शॉर्टर। ये रीजन है कि जो CX बॉन्ड होगा, कौन सा? कार्बन हेलोजन वाला, हेलोअरीन्स के अंदर वो शॉर्टर होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींच के रखेगा, यानी कि एटम पास पास होंगे दूर दूर होंगे, पास। यानी कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। पास। इस पर बेस्ड आपके बोर्ड में एक सवाल आता है, वो कहेगा मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और एक है क्लोरोबेंजीन, और से पूछेगा बताओ दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है अलग अलग? अलग अलग। किसी ज़्यादा किसी दूसरे कम? वाले की मतलब दूसरे वाली की कम होगी। हाँ, और पहले वाले की ज़्यादा। इस पर ज़्यादा। बेस्ड पीछे एक सवाल आया था, उसने पूछा था बताओ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? बी वाले। बी वाले का। क्यों? क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ खींचेगा ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है आपको? Q into D। हाँ, Q इंटू डी। वेरी गुड। अच्छा, चार्ज तो सेम ही आएगा, चार्ज को छोड़ दो, बात करो किसकी? डिस्टेंस।
अब बताओ किसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा किसमें कम होगा? पहले में ज्यादा होगा, दूसरे कम। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और इसका डायपोल मोमेंट कम होगा। आगे समझ में याद रख पाओगे? ये सब। ठीक है, आगे देखिए। अब जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई होगी, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी स्टेबल बन जाएगा। देयरफॉर हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये फिगर गलत बन गया है, इसको नहीं बनेगा। इसमें दिखाया गया है ये जो बॉन्ड है CX वाला, इसमें जो कार्बन वो sp2 है और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है sp3 है, क्योंकि ये हमारा हेलो एल्केन है अल्काइल हैलाइड, ये हमारा हेलो अरीन है जिसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। अगला जो रीजन है इसके पीछे का वो है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? CX बॉन्ड पोलर होगा। पोलर होगा, क्योंकि ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमें बात करना है हेलो एल्केन और हेलो अरीन में कौन पोलर ज़्यादा होगा और कौन पोलर कम होगा। आपको क्या लगता है? कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? हेलोरिन। हाँ, आ जाओ देखते हैं। द sp2 hybridized carbon atom involved in CX in haloarine molecule is more electronegative than sp3 hybridized carbon in alkyl halide। रीजन वही है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थाम के रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। sp2 hybridized carbon has less tendency to release electrons। अब जो sp2 है इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है sp3 के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा कि छोड़ देगा? होल्ड करेगा। होल्ड करेगा। होल्ड करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। और अगर रिलीज करता तो कैसा आता? पॉजिटिव। अब अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो बताओ हमें पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, रिलीज करने का चांसेस कम है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज आने के भी चांसेस कम है? ऐसा। और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हेलोअरीन्स अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन्स से कम रिएक्टिव होते हैं। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं? अब चाहो तो एक बार पढ़ डालो यहाँ से यहाँ तक। देखिए अगला रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन ये होता है, और एक होता है बेंजाइल कटायन। ये जब बेंजीन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज लगा हो तो इसका नाम है बेंजाइल कटायन, और जब बेंजीन के ऊपर ही प्लस चार्ज हो तो इसका नाम है फिनाइल कटायन। अब बताए दोनों में से किस में रेजोनेंस होगा किस में नहीं होगा? अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इस सर्कल को ना ऐसे ना बना के ऐसे बना लें, अलग अलग। दोनों में। आप एक बार कॉपी पे बनाइए फिनाइल कटायन और देखिए रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। हम प्लस चार्ज की बात करेंगे ना, चलो मैं बनाता हूं यहाँ पर।
ये कौन सा कैटायन है? ये फिनाइल कैटायन हो गया और ये बेंजाइल कैटायन। वैसे आपको याद होगा बेंजाइल हैलाइड है, अगर हैलोजन लग जाता तो बेंजाइल हैलाइड होता। याद आया? यस। चलो फटाफट देखिए, किसमें जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और किसमें नहीं करेगा। उसमें आई नजर आए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैटायन से। अब देखिए, अगर हम बात करें फिनाइल की तो डबल बॉन्ड तो मिल गया, क्या अब सिंगल बॉन्ड चाहिए था? तो इसके अंदर तो रेजोनेंस होगा नहीं लेफ्ट होगा? साइड। अच्छा इधर वाला, चलो ठीक है यही देख लेते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इधर प्लस चार्ज आना चाहिए था यहाँ पर। क्या यहाँ प्लस चार्ज है? नो सर। हम ये नहीं कह रहे कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा कि नहीं, वो तो होगा ही होगा। हम ये कह रहे हैं ये जो प्लस चार्ज है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर रहे थे। और ये वाला प्लस चार्ज क्यों नहीं करेगा बता दी। ये देखिए, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस होता तब रेजोनेंस होता। हाँ। आप देखिए इस वाले केस में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यस सर। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अगर आप इस डबल बॉन्ड का दिए वाला सिंगल बॉन्ड लेंगे तो क्या प्लस चार्ज यहाँ आना चाहिए था? यस सर। अगर यहाँ रहता तो रेजोनेंस होता, यहाँ तो है नहीं। तो डबल बॉन्ड के बाद अगर प्लस चार्ज आ जाए ये वाला, तो बोलो रेजोनेंस होता है नहीं होता है? नहीं आता। नहीं होता है। तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये करेगा। हाँ तो ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल। यानी कि अगर मेरे पास कोई हेलोअरीन है X और मैं इस बाउंड को तोड़ दूं तो क्या मुझे मालूम है हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? यस सर। तो ये X माइनस बन के निकल जाएगा। वैसे भी अच्छा लिविंग ग्रुप्स होते हैं ये। तो क्या बचेगा, बेंजाइल कैटायन की फिनाइल कैटायन? फिनाइल। ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो क्या कभी भी हेलोअरीन ये फिनाइल कैटायन बनाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं चाहिए। और अगर ये नहीं बना तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाएगा? नो सर। यही रीजन है कि हेलोअरीन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। आगे समझ में? यस सर। आप एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रिपल्सन। अब देखें हेलोअरीन्स के अंदर अभी हमने क्या सीखा है, पाई बॉन्ड होते हैं। यस। ये हमारा हेलोजन है। अब अगर ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे इसके, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें एक जगह पड़े होंगे, घूम रहे होंगे। घूम रहे हैं। अब जैसे मान लो इधर से कहीं से एक न्यूक्लियोफाइल हम लेके आते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिव चार्ज होता है या तो लोन पेयर वाला होता है। कभी भी न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज देखा आपने? नो सर। हाँ, न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करते हैं वो प्लस होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कभी खुद प्लस नहीं होते हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, इनकी वजह से उसको क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज। हाँ। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, रिपल्सन।
रिपल्सन होगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल को ये पास आने देगा? नो सर। इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं। अब एक सवाल आता है, सर हमने 5 रीजन पढ़ा है। पहला रीजन पढ़ा है कि रेजोनेंस होता है। दूसरा रीजन हमने क्या पढ़ा कि इनका जो हाइब्रिडेशन डिफरेंस है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। तीसरा हमने पढ़ा एक मोर पोलर है, एक लेस पोलर है। चौथा हमने पढ़ा जो फिनाइल कटायन वो अनस्टेबल है। पांचवा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। ये 5 रीजन पढ़े हमने। ये पांचों रीजन क्या बता रहे हैं? हैलो एल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव है कि हैलो अरीन्स? हेलो एल्केन। हाँ, और हैलो अरीन्स कम रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि हैलो अरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे? यस सर। या हम ये कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हैलो अरीन्स बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब डिफरेंस क्या बहुत है? कम। अगर मैं कहूँगा नहीं करेंगे तो किसी भी कंडीशन में ये रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। और बहुत कम करने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ चीज़ों को बदल दें, थोड़ा बहुत इनके हिसाब से बना दें, तो रिएक्शन होगी बहुत स्लो होती होगी। यस। तो हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं नहीं करते हैं? कम कर। कम करते हैं। अब ये कम करने के पीछे रीजन क्या था? यही सब था ना कि इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह बहुत ज़्यादा था। अब मान लो ये हमारा हैलोअरीन है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो कि किसी भी इंसान से जुड़ के उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? -I। बहुत से लोग -I शो करते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो सबसे तगड़ा वाला काम करता है वो है नाइट्रो ग्रुप। याद है आपको नाइट्रो नाइट्रोसो? यस। नाइट्रो था NO2 ग्रुप और नाइट्रोसो था NO ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप का लगता है -I इफेक्ट। अब अगर मैं इसको -I ग्रुप लगा दूं इस ग्रुप में, तो ये -I वाले क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे? घटाएंगे। घटाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घटना शुरू होगा, रिंग के अंदर कौन सा चार्ज जनरेट हो सकता है? प्लस वाला माइनस वाला है? प्लस। और अगर प्लस जनरेट हुआ तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब पॉसिबल होगा नहीं होगा? होगा। होगा। इससे मतलब मुझे समझ में आ गया हैलो अरीन्स से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जा सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है, उसके पास कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हो। यस। यानी कौन से वाले? -I वाले। अब एक चीज और, ये -I वाला लगेगा कहाँ? -I वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो। आप बताओ पूरे बेंजीन में कौन से पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा मिलता है? ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर? पता नहीं। पूरे रिंग के अंदर होता है ना हाँ तो। वो तो होता ही, एकदम सही बात है। उसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो क्या ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? हाँ। कहाँ कहा जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। यानी कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरूरत से ज्यादा होगा। बोले बात समझ में आई कि नहीं मेरी, मैं जो कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो मैं -I ग्रुप कहाँ लगाऊंगा? ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर? ऑर्थो या पैरा पे। वेरी गुड। एक चीज और हमें समझ में आ गया कि हमें नाइट्रो ग्रुप लगाने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये -I होता है। और कहाँ लगाएंगे इसको? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर। पैरा। अब मैं आपको 3 कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको बताना कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना। एक ये है, एक ये B, यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, और एक मैं बना देता हूँ C।
एक और बना लेते हैं डी। नाइट्रो और ये पैरा पर नाइट्रो। अब बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन चारों में से? सी वाला। वेरी गुड, क्योंकि इसमें 3 है माइनस आई ग्रुप। उसके बाद डी। वेरी गुड, बी ए। आया समझ में? अब इसी में मैं एक और बना देता, ये हाइलाइट आयन और यहाँ लगा देता हूँ CH3 ग्रुप। अब बताओ ये हो गया ई। वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और देगा ना, तो हाँ, यानी कि मुझे समझ में आ गया ये सबसे कम रिएक्टिव, मतलब मान के चलो ये तो लगभग न के बराबर वाला कंडीशन आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घटाने के बजाय और बढ़ा देगा। नहीं आया समझ में? आ गया। वेरी गुड, ये 5वां पॉइंट पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी से। हाँ पहले। चलिए अब आगे चीज मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। देखिए हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हैलोअल्केन्स। सही बात है। हाउएवर फिर भी अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब जब कंडीशंस बहुत ख़राब कर दे, चेंज कर दे, बहुत हाई टेम्परेचर कर दे, बहुत प्रेशर कर दें, माइनस आई वालों को लगा दें, तो ऐसा नहीं है कि हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं ही करेगा, तब करेगा। अराइल हैलाइड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज डिस्कस्ड बिलो। और इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरीके से शो करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से और साइनो ग्रुप से, जिसमें सिर्फ हमें पढ़ना कौन सा है? 2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नहीं 2 भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एक पढ़ना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो और साइनो नहीं पढ़ना है। अमीनो वाला हम पढ़ेंगे जब हम आज 2 या 3 चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब, वहाँ पर। फिलहाल हमें अमीनो साइनो यहाँ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ यहाँ पर कौन सा पढ़ना है? दूसरा वाला। और हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाते हैं। आ जाओ ये देखते हैं रिएक्शन कैसे काम करता है। मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ये होगा क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम किसी एक बेस से रिएक्शन कराते हैं। मान लो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा आपको ये कंपाउंड मिलेगा ना, अगर आपको यहाँ क्लोरीन दिख रहा है तो एक चीज याद रखना, इधर आपको कोई भी मिल जाए, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ऐसे जो कि क्लोरीन को तुरंत लेके रिएक्शन करते हैं, तो समझ लो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, ये तुरंत इसको निकाल देगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा? HCl। अब देखना इसमें से हाइड्रोजन तो चला गया, क्या ये वाला हिस्सा बचा होगा? अब ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। अब चलो कुछ बातें सुनो और याद रखना। ये इसका नाम है बेंजीन, हाँ। इस ग्रुप का नाम है फिनाइल, अल्काइल ग्रुप का नाम फिनाइल है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉल के ऊपर ऑक्साइड ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड ही तो है, इसलिए इसका नाम फिनॉक्साइड आयन है। इसका नाम बताओ क्या होगा तब? इसका नाम फिनॉक्साइड सोडियम। हाँ ऐसे बोलते, सोडियम को पहले बोल देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी एक अच्छी बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, अगर इसको कहीं से भी H+ मिल गया, तुरंत रिएक्शन शो करेगा और सोडियम को हटा देगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि बन जाएगा फिर फिनॉल। अब मान लो मैं इसको रिएक्शन करा देता हूँ किसी भी ऐसे इंसान से जो इसको H+ देता है। वैसे H+ जल्दी कौन देता है? याद करो कैसे? H+ देने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस सॉल्ट क्या बोलते हैं? एसिड। मान लो मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, या कोई भी फॉर्म ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये तुरंत टूट के क्या देगा? H+ और Cl-। ये सब। अब बताओ इनमें से अगर बॉन्ड को देखा जाए तो क्या ये वाला प्लस और ये वाला माइनस होता है?
हाँ। अब ऑक्सीजन और सोडियम की बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ कौन कहाँ अटैक करेगा? हाइड्रोजन सोडियम पे करेगा। वेरी गुड। और- हाइड्रोजन सोडियम पर और- करेगा तो दोनों प्लस प्लस नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे करेगा। वेरी गुड, ऐसा बनेगा। यस सर। और क्या बन जाएगा? क्लोरीन और सोडियम। इसका यस। नाम पता है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल। अभी अगला हमारा जो चैप्टर है इसके बाद वाला ही, उसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या नाम है उसका? अल्कोहल फिनॉल ईथर। वहां पर हम सीखेंगे कि एल्कोहल कैसे बनाते हैं, फिनॉल कैसे बनाते हैं और ईथर कैसे बनाते हैं। यानी ये जो रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, सेम रिएक्शन वहां पढ़ेंगे। किस नाम से? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। आ गया समझ में? एक बार फिर से सुनो पूरे यस। रिएक्शन और देखना क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले हमने लिया कोई भी अराइल हैलाइड। मैंने कौन सा लिया था यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। मान लो इस बार हमने क्या ले लिया? ब्रोमोबेंजीन। और इसका रिएक्शन हमने किससे कराया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यस। चलो ये ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलो क्या बनेगा? HBr बाई प्रोडक्ट बनेगा। हाँ उसको छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट है कि ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। हमेशा यस याद सर। रखना इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। एक ये हाईली रिएक्टिव होता है और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है ना? हम्म, इसका रिएक्शन मान लो करा दिया मैंने डाइल्यूट HCl से। अब बताओ क्या बन जाएगा? ये H प्लस Cl माइनस, ये माइनस प्लस, बोलो क्या बन गया? फिनॉल प्लस हाँ। NaCl। तो इसको जाने दे, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आया समझ में आपको? यस सर। ये रिएक्शन आपको पहली है जो याद रखनी है। इसको कहीं एक जगह लिखते चलो, जो जो चीज़ मैं कहूँगा आपको याद रखना है वो आपको याद रखनी है ना, उस पर आप नोट कर लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से गिव्स अस सोडियम फिनॉक्साइड, और इसमें याद रखना है सोडियम फिनॉक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डाइल्यूट HCl से एंड गिव्स फिनॉल। चलो मैं आपको दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, आप बताना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम रिएक्टिव होगा ना। यस। बस आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। ये है OH, NO2, A है, B में OH, CH3, C में OH, NO2, D में OH, E में OH, NO2, NO2, NO2 और F में OH, CH3, CH3। आप बताएं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN रिएक्शन। सिर्फ SN का बताना है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सबसे ज्यादा ई वाला। सबसे ज़्यादा E वाला मोर रिएक्टिव ना। फिर हाँ ठीक, सी। एक सेकेंड, उसके बाद C हाँ ठीक, फिर ए। फिर A, डी। फिर D, बी एफ। फिर B और लास्ट में F। समझ में आ गया आपको? यस सर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। नो सर। चलो फटाफट आप इसको पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखिए।
एक दो तीन चार, तीनों रिएक्शन के चारों देख लीजिए ध्यान से। एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, सबका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ना अलग अलग है, दिख रहा है आपको? ये सर। सब हेलोरिन्स ही हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा और इसके लिए सबसे कम। देखो ऐसा क्यों? आप बता सकते हैं? जैसे जैसे हम लोग नीचे बॉन्ड हाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। हाँ, हीट तो करते समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी फिनॉल बना है, यहाँ भी फिनॉल बन रहा है, सब में फिनॉल ही बन रहा है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 623 केल्विन चाहिए था, यहाँ 443 हो गया। बहुत टेम्परेचर कम हुआ अचानक से, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ एकदम कम हो गया। ऐसा क्यों? टेम्परेचर क्यों कम हो क्योंकि रहा है? वहाँ पे -I मतलब ज्यादा हो रहा है तो वेरी गुड। हीट कम हो रहा है। जैसे जैसे -I ग्रुप ऐड होते जाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम कम हो होगी। एकदम समझ में आ गया? ये सर। चलो एक चीज़ और याद रख लेना अगर रख सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम इस बारे में ना दोबारा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बात करेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। इसको बनाने का मैं तरीका यहाँ पर आपको बस बोल देता हूँ, आप सुनो, उसको याद मत रखना। अल्कोहल फिनॉल ईथर में उस बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। अब ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, जब भी आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो होता है नाइट्रेशन। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो होता है सल्फोनेशन, और जब ब्रोमीन से कराते हो तो ब्रोमिनेशन। चलो नाइट्रेशन। जब भी ऐसे रिएक्शन कराते हैं आप इसमें से OH पहले निकाल दिया करो सोर्स में से। जब आप इससे OH निकालोगे देखो क्या बचेगा, NO2 बचेगा। वेरी गुड। क्या नाइट्रो ग्रुप दिख गया? हाँ अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, ये सर। एडिशन ऑफ क्लोरीन, हाँ क्लोरीनेशन, तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। तो बताओ एडिशन ऑफ नाइट्रेट क्या हो जाएगा, या नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रेशन। नाइट्रेट। अब इसमें से अगर हम OH निकाले तो क्या मिलेगा? SO3। H भी मिलेगा। हाँ HSO3 बोलो। हाँ याद करो, क्या हमने पढ़ा है, ये सल्फोनिक एसिड है। हाँ नोमेनक्लेचर में पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी टेबल में यही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। तो जब भी हमें पिक्रिक एसिड बनाना है, कुछ नहीं करना है, हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। कहाँ? फिनॉल पर। अब इसका OH माइनस जब निकाल दोगे आप तो देखो जो हिस्सा बचेगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा? जो बच्चा रहेगा। आप ऐसे समझो, कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो अगर उसका आप नेगेटिव निकाल लेते हो तो उसके अंदर फिर क्या बचता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बचेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है कम है? ज्यादा रहेंगे तो। ज़्यादा रहेंगे। आप बता सकते हो इस रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होगा? तो पैरा पे होगा। हाँ, ऑर्थो और पैरा पर। तो बस वही वही अटैक होगा। अटैक देखो यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। अगर मैं अटैक करा दूँ तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया OH, NO2, NO2 और NO2। ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
हाँ। और इसी का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ठीक है। ये सब। अब मान लो सवाल में हमें ये दे दिया कि हमें बेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन से पिक्रिक एसिड। आप बता सकते हो कैसे बनेगा? अभी जो हम पढ़े हैं वो बेंजीन से पिक्रिक था कि फिनॉल से पिक्रिक था? फिनॉल से। क्या मुझे बेंजीन को फिनॉल बनाने आता है? हाँ। अभी सीखे थे इससे पहले वाले में। बोलो क्या करेंगे? पहले बेंजीन ले लेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। नहीं नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ। अब रिएक्शन कराएंगे किससे? HCl से। हाँ, अब मिलेगा। अब बन गया फिनॉल। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। अब इसके रिएक्शन किससे कराएंगे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक से, और ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। OH NO2 NO2 NO2। बोलो समझ में आ गई ये बातें? ये सब। अगर समझ में आ गया ना तो इसको भी नोट करो, इसको भी याद करेंगे हम लोग। अब इसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें ना हमारा ये वाला हिस्सा तो याद ही था, एक साथ साथ ये याद हो गया पूरा। ये पूरा आप लिख लो आप कॉपी में एक जगह कहीं। ये वो चीजें हैं जो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप डेली पढ़ोगे एक बार। फटाफट नोट करो तो आगे बढ़े। तो फटाफट नोट पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने अच्छे से समझा दिया, आप एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर्थ और मेटा पे लगाएंगे तभी उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वेरी गुड। लेकिन ऑर्थो मेटा नहीं, ऑर्थो और पैरा। पैरा। हाँ। और ऊपर वाले में लिखा था अगर हम मेटा पर लगा भी देते हैं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पैरा पर नहीं, मेटा पर नहीं, ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा होते हैं। हम्म। अब हमें पढ़ना है रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इससे पहले हम कौन सा पढ़ रहे थे? SN रिएक्शन। कल स्टार्ट करिएगा। अच्छा कल स्टार्ट करें।